राधे राधे। ये वीडियो मैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से बना रहा हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब लोग मुझे ये पूछते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में 2.5 साल से रह रहे हो लेकिन अभी भी आपके पास कार नहीं है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने 2.5 साल में कार क्यों नहीं खरीदी। एक्चुअली मैंने कार खरीदी थी, उसी की स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आने वाले हो या आ चुके हो या फिर आने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास कार होनी चाहिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया में कार होनी चाहिए, क्योंकि ये कंट्री बहुत बड़ा है और यहाँ पे कभी भी बारिश या ठंडी या गर्मी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि बारिश का तो कोई भरोसा नहीं, आप जब सुबह में निकलोगे तो धूप होगी और जब आप दोपहर को अपने घर से बाहर निकलोगे तो बहुत जोरों से बारिश हो रही होगी और रात को गर्मी हो सकती है या तो ठंडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ऐसा है। और ये कंट्री बहुत बड़ी है, मीन्स अगर आपका घर यहाँ पे है तो आपकी जॉब यहाँ पे, मतलब कुछ भी यहाँ पे डिस्टेंस का लिमिट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत लंबी लंबे रूट पे चलती है क्योंकि देश बहुत बड़ा है और यहाँ पे अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह पे बिल्कुल नहीं पहुंची है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जॉब करते हो तो अगर आपकी शिफ्ट रोटेटिंग वाली हो तो दिन में तो आप कैसे भी मैनेज कर लोगे, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या उबर या ओला या फिर अपने डीडी से। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट नाइट में हो तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और बहुत पैसे खर्च करके आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में कार लेनी ही पड़ेगी और कार चलानी भी आनी चाहिए और साथ में आपके पास 4 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। आपकी कंट्री का हो तो भी चलेगा, यहाँ पे आकर आप उसको चेंज करवा सकते हो। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है तो आप यहाँ पे 2 व्हीलर उतनी स्मूथ नहीं चला पाओगे जितना यहाँ पे लोग 4 व्हीलर चलाते हैं। सो यहाँ पे 2 व्हीलर सिर्फ अपने शौक से चलाते हैं, काम से कोई नहीं चलाता। जब मुझे ये पता चला कि मुझे भी कार की ज़रूरत होगी और लेकिन उस टाइम पे मेरे पास मेरा लाइसेंस नहीं था। जब तक लाइसेंस नहीं था तब तक तो मैं क्या बोलते किसी के साथ लिफ्ट लेकर या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं अपनी जॉब पर आता था जाता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि अब मुझे थोड़ी ज़्यादा इनकम करनी चाहिए और ज़्यादा इनकम करनी पड़ेगी तो फिर मैंने और लोगों से पूछा कि अब मैं कौन सी जॉब करूं या फिर जॉब के लिए यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबने एक ही चीज़ पूछी कि आपके पास लाइसेंस है। मैंने बोला नहीं। तो फिर कैसे भी मैंने जुगाड़ करके इंडिया से लाइसेंस मंगवाया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी कार के लिए थोड़ा सर्च किया कि कहाँ पे कार मिलेगी। तो सबने बोला कि फेसबुक मार्केट प्लेस में ही जाओ, वहाँ पे सस्ती और अच्छी कार मिलेगी। सो फेसबुक मार्केट प्लेस से मैंने कार उठाई और कार बहुत अच्छी थी लेकिन प्राइस उतनी ही कम थी। उस टाइम पे मैंने कार खरीदी थी $1850 में, $1850 में। सामने वाली पार्टी ने मुझे बोला था कि 2,000 में होंगे और उससे कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको मैंने बताया कि अभी मैं एडजस्ट नहीं हूँ और अभी जॉब भी नहीं मेरे पास, और थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो वो उसने $150 कम किया। मैंने $1850 में कार खरीदी। जब मैंने यहाँ पे कार खरीद ली उसके बाद मैंने यहाँ पे सब जगह पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। 3 से 4 अलग अलग टाइप के रिज्यूम बनाए और जब भी मुझे ब्रेक मिलता मैं हर जगह पे अप्लाई करता जाता। एटलीस्ट एक दिन में मैं 15 से 20-25 जगह पे अप्लाई करता था और अप्लाई करते 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 मुझे एटलीस्ट 45 डेज के बाद कॉल आए। मतलब एक कॉल आया, 2 कॉल आए, 3 कॉल आए। और उसमें पहला कॉल था कि एक मीट फैक्ट्री का, लेकिन उनको जब पता चला कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो उन्होंने मना कर दिया। और ऐसे करते करते 45 डेज के बाद, मीन्स 45 और 60 डेज, लाइक 1.5 से 2 महीने के बाद मुझे एक फैक्ट्री की जॉब मिली। और तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे 2 जॉब करता था, एक तो रात में फैक्ट्री की जॉब करता था और दिन में अपनी क्लिनिक की जॉब करता था। अब यहाँ पे सवाल ऐसा होता है कि अगर मैं दिन में जॉब करता था, रात में जॉब करता था तो सोता कब था। तो उसमें स्टोरी ऐसी है कि मैं क्लीनिंग की जॉब 3 दिन करता था और फैक्ट्री की जॉब ऑन कॉल थी, मतलब जब वो कॉल करते तब मुझे जाना पड़ता। ऐसे करके मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर रहा था। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे ड्राइविंग में मुझे यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी रूल्स नहीं पता थे। कुछ लोगों ने बताया बट उतना समझ में नहीं आया और शायद मैंने ही उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं यहाँ पे इंडियंस रूल्स के हिसाब से चलाता था। मतलब बहुत रिस्क लेकर चलाता था और हमें ऐसा डर भी लगता था कि मैं चलाऊं कि ना चलाऊं, लेकिन जॉब करनी थी, डॉलर चाहिए थे, तो कैसे भी करके मैं ड्राइविंग कर रहा था। उसी टाइम पे एक पर्सन ने पूछा कि आपके पास कौन से, बोला कि मेरे पास तो नहीं है। तब उन्होंने बोला कि भाई जहाँ पे भी हो गाड़ी है, मतलब जहाँ पे आपकी गाड़ी है वहीं पे गाड़ी को छोड़ दो और आराम से घर आ जाओ, पहले के बाद अपनी गाड़ी चलाना, वरना यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो बुरी तरह से फंस जाओगे। तो फिर मैं रात को अपनी फैक्ट्री के जॉब से घर पे आया, रात को बैठकर मैंने इंश्योरेंस लिया। अब यहाँ पे इंश्योरेंस भी हमेशा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है थर्ड पार्टी और एक होता है अपने फुल इंश्योरेंस। तो उसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा अच्छी तरह से। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो मैंने ली अपने लिए। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने किसी को हिट किया या फिर एक्सीडेंट हुआ और उस सेकंड में गलती पूरी मेरी है और मैं अपनी गलती मानता हूँ, तो
मैंने जिस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है वो कंपनी सामने वाली पार्टी का पूरा खर्चा उठाएगी, लेकिन मेरा गाड़ी जो भी नुकसान हुआ है उस टाइम पे उसका कुछ भी खर्चा मुझे नहीं मिलेगा। तो मुझे अपना भी गाड़ी का खर्चा खुद निकालना पड़ेगा और सामने वाली गाड़ी का जो खर्चा होगा वो कंपनी पे करेगी, लेकिन उसका जो एक्सेस अमाउंट होता है वो मुझे पे करना पड़ेगा। बट ये थोड़ा रिस्की टाइप होता है इंश्योरेंस, बट पैसे बहुत कम इसके लग रहे थे और मैं मीन्स मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों की, तो मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लिया था। अब तो गाड़ी आ गई, अब तो मेरे पास दो दो जॉब थे, तो ऐसे ही आराम से दिन जा रहे थे, अच्छे डॉलर बन रहे थे, सेविंग भी अच्छी हो रही थी, तो अच्छा भी लग रहा था। लेकिन एक दिन मुझे अचानक कॉल आया कि आपको नाइट शिफ्ट में नहीं जाना, आपको इवनिंग शिफ्ट में जाना है। और इवनिंग शिफ्ट स्टार्ट होती थी 2 बजे से रात के 10 बजे तक, और मैं उस टाइम पे अपनी क्लिनिक के जॉब में था। तो अब मैं वो जॉब छोड़ना भी नहीं चाहता था और अपनी क्लिनिक की जॉब से मैं अचानक क्या बोलते हैं बाहर भी नहीं आ सकता था। तो मैंने एक बंदे को कॉल किया जो वहीं पे काम करता था, तो मैंने उसको कॉल किया, भाई तू मेरी शिफ्ट कर ले, मुझे दूसरी शिफ्ट मिली और वो नहीं करूँगा तो फिर मेरी वो अच्छी वाली जॉब चली जाएगी। तो बंदा आ गया। अब उसके बाद फिर मैं अपनी दूसरी शिफ्ट कवर करने के लिए वहाँ से निकला, लेकिन बीच में हो रही थी बारिश, और बारिश इतनी थी कि आगे का कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, या तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, या तो मैं पूरा ब्लैंक हो गया था, बट मैं चला रहा था। अब वो आप खुशी समझो या फिर मेरा मतलब ड्राइविंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मुझे वैसा लग रहा था, या फिर मेरा उस दिन खराब था, या फिर कुछ भी। मैंने आगे का सिग्नल नहीं देखा, आगे मैंने क्रॉस कर दिया, उधर से गाड़ी आई और मेरे गाड़ी को ठोक दिया। अब ठोका तो ठोका, वो तो ठीक था, लेकिन जैसे उसने मेरी गाड़ी को ठोका, बारिश के कारण रोड इतना गीला था, इतना स्लिप हुआ था कि मेरी गाड़ी हीट होने के बाद एक राउंड घूमकर डिवाइडर से क्रॉस करके दूसरी लाइन की गाड़ियों में जाकर टकराई। और दूसरी लाइन में जाके जब टकराई, उस टाइम पे पहली गाड़ी जो हिट हुई थी वो थी ये अपना BMW। उसके बाद जो एक और गाड़ी हिट हुई वो थी अपनी मर्सिडीज। और ये तीसरी गाड़ी ने, मतलब जो पहली वाली गाड़ी ने तो मुझे हिट किया था, मतलब एक गाड़ी ने मुझे हिट किया और मेरी गाड़ी जाके दो गाड़ी से टकराई। तो तो उस टाइम पे मेरी गाड़ी राउंड होके दूसरे लेन में चली गई और मेरी गाड़ी पूरी लॉक, मतलब कोई डोर ना खुले, कोई विंडो ना, मतलब विंडो तो बंद ही था क्योंकि उस टाइम पे हो रही थी बारिश, और मैं पूरा सुन, मतलब मैं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। लोग बाहर आए हैं, देख रहे हैं मुझे, ऐसे जो कांच होता है कांच में मुझे क्या बोले ये अपना लॉक कर रहे हैं कि भाई कुछ हुआ है वगैरह वगैरह, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक बंदे ने जोर से दरवाजा खींचा, और तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मुझे कुछ नहीं हुआ, गाड़ी पूरी गई, मेरी गाड़ी गई से गई, साथ में मैंने 3 गाड़ियों को और नुकसान पहुंचाया। फिर मैं आया बाहर, फिर सारे लोग मेरे ऊपर, जैसे कि एक एक कि एक छोटे बच्चे ने अगर गलती कर दी हो तो 3-4 लोग उसको समझाते हैं, चिल्लाते हैं, या फिर गुस्सा करते हैं, या फिर ऐसा कुछ हो रहा था। बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे का स्टेप क्या है। जिस गाड़ी ने मुझे हिट किया था वो गाड़ी थी एक क्या बोलते कुरियर कंपनी की। तो वो जो ड्राइवर थी वो आई बाहर, वो जो लेडीज थी वो आई बाहर, उसने मुझे पूछा कि आपको ग्रीन लाइट दिखाई नहीं दिया था। मैंने बोला कि मुझे ग्रीन लाइट दिखाई दिया था, लेकिन इतनी बारिश थी तो मुझे समझ में नहीं आया, और फिर मैं आगे बढ़ गया। तो उसको समझ में आ गया कि गलती मेरी है। तो उसके बाद जो मैंने 2 गाड़ियों को और टच किया था, उनके मालिक आए, उन्होंने बोला कि पहले आप अपनी गाड़ी साइड में लो, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। मेरी गाड़ी स्टार्ट भी ना हो, तो फिर एक बंदे आया, उसने गाड़ी को स्टार्ट किया, फिर उसने गाड़ी को साइड में लाकर रख दिया। उसके बाद मैंने अपने एक पर्सन को कॉल किया, उन्होंने बोला कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, जो वो बोलते हैं वो सुनो समझो, उसके बाद फिर आगे का सोचना क्या करना है। मतलब इस टाइप की हेल्प मुझे मिल रही थी। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया, मेरा ईमेल आईडी लिया, और जो मेरी गाड़ी का रेजो नंबर था, मीन्स नंबर प्लेट, वो लिया, और उन्होंने अपना फ़ोन नंबर मुझे दिया, और साथ में पूछा कि आपके पास इंश्योरेंस है। मैंने बोला कि हाँ मेरे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। तो उन्होंने बोला ठीक है। इतना बोलकर वो जो कुरियर कंपनी की गाड़ी थी और जो लेडीज ड्राइवर थी वो अपनी गाड़ी को ठीक करने लगी, क्योंकि उसका भी नुकसान हुआ था, कांच वाच सब टूट के रोड पे थे। तो वो अपनी गाड़ी को साइड में ले जाकर सारे कांच वगैरह उठा उठा के रख रही थी। बाकी मीन्स वो अपनी कंपनी में भी फ़ोन कर रही थी कि आगे क्या करना वगैरह वगैरह। और जो 2 गाड़ियों और जो ठुकी थी मेरे गाड़ी से, मतलब एक थी मर्सिडीज और एक थी BMW, वो उसके ऑनर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो एक गाड़ी को मरम्मत करने में मेरा $15,000 का खर्चा होता, और दूसरी गाड़ी मतलब 30, अराउंड 20-25-30 डॉलर का मेरा खर्चा होता, अगर मेरे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता तो। और साथ में जो गाड़ी
को मीन्स जिस गाड़ी ने मुझे ठोका उसका खर्चा अलग से, क्योंकि गलती मेरी थी। तो यहाँ पे अगर गलती मेरी है, अगर फिर भी कोई मुझे ठोकता है तो उसको कुछ नहीं देना, वो तो अपने इंश्योरेंस कंपनी से बात कर लेगा, लेकिन देना होगा मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे बात की कि आगे का मतलब क्या प्रोसेस है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला कि आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से बात करो और आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और आपका रेजो नंबर हमारे पास है। और उसमें से एक पर्सन ने बोला कि आप अपना लाइसेंस दिखाओ। तो मैंने अपना इंडिया का लाइसेंस दिखाया, तो उन्होंने बोला ठीक है, हमें इसकी इसकी पिक्चर लेनी है। उस टाइम पे तो मैं और ज़्यादा डर गया, ये ले अब तो मैं गया। फिर भी मैंने उनको वो क्या बोलते हैं लाइसेंस का पिक्चर लेने दिया, और फिर वो लोग अपनी गाड़ी लेकर चले गए। मतलब उनकी गाड़ी उस कंडीशन में थी कि वो रोड पे आराम से चला सकते थे। मेरी गाड़ी ऐसी थी कि पीछे का टायर पूरा फट गया था, एक टायर पूरा फट गया था, रिम बैन हो गई थी, पूरी बैन नहीं बट बैन हो गई थी। और जो ये नीचे का जो बीम होता है, मतलब मुझे नहीं पता कि उसको टेक्निकल में क्या बोलते हैं, नीचे जो बीम होता है वो ऐसे हो गया था बैन, ऐसा था वो बैन हो गया था। फिर भी अब सब तो चले गए, मैं सिर्फ वहाँ पे बचा था। अब मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ और कहाँ जाऊँ कुछ पता नहीं। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, उसने बोला कि मैं वहीं से 2 किलोमीटर के अंदर में ही मेरी जॉब है, तू वहाँ पे आ जा और वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दे। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की, उसी बारिश में मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, स्लेटर दिया, कैसे भी पूरी गाड़ी ऐसे 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 करके चल रही थी, बट फिर भी मैंने 2 किलोमीटर चला के वहाँ तक गाड़ी लेके जाके पार्क कर दी। अगर उस टाइम पे पुलिस ने मुझे देखा होता तो वो इतना बड़ा फाइन मतलब मुझ पर ठोकती कि मतलब मुझे नहीं पता कि मैं उतना पे भी कर पाता कि नहीं। सो इस तरीके से वो गाड़ी ने मुझे हिट किया, और यही रीज़न था कि मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और इसके बारे में मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी नहीं पता है कि मेरा ऑस्ट्रेलिया में एक्सीडेंट हुआ था। और ये एक्सीडेंट के बाद मैं वो गाड़ी को वहीं पे छोड़ के आया अपने घर पे, जहाँ पे मैं रहता था। वहाँ पे आके अगले दिन मैंने घर पे कॉल किया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहना है, मुझे आना है घर पे। और मतलब पूरी कुछ रामायण चला, लेकिन फिर भी मैंने उनको ये नहीं बोला था कि मुझे क्यों नहीं रहना ऑस्ट्रेलिया में। बट फिर भी उन्होंने बोला कि अभी इतनी जल्दी ही गया है, एटलीस्ट 1 महीना और वहाँ पे रह ले, उसके बाद अगर सही ना लगे तो आ जाना। तो मैंने बोला ठीक है, 1 महीना और मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो इस तरीके से मेरी स्टोरी थी कि मैंने यहाँ पे गाड़ी क्यों नहीं खरीदी थी। मतलब एक खरीदी थी जो कि सिर्फ 25 और 28 डेज में ही गाड़ी ठुक भी गई और चली भी गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2.5 साल से कोई भी गाड़ी बिल्कुल नहीं खरीदी। बट मैं ऐसा सोचा था कि अभी मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं एटलीस्ट एक फ्लाइट की टिकट तो बुक कर सकता हूँ। सिर्फ उतने ही थे, ज़्यादा नहीं थे मेरे पास। मैंने सोचा कि फ्लाइट की टिकट बुक करके यहाँ से आराम से निकल जाता हूँ, उसके बाद तो फिर कौन अपने को कुछ भी करने वाला है। बट बट घर वालों ने भी मना कर दिया कि अभी आना नहीं है, 1 मिनट रुको, उसके बाद फिर आओ। मैंने बोला ठीक है, कर ली। अब बात करनी थी यहाँ वालों से, जो कि मुझे ऐसा लगता था कि उनको इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। बट मैंने जिनसे भी बात की, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। बट कुछ लोगों ने बोला कि आपको कोर्ट में जाना चाहिए, गलती आपकी थी नहीं थी वो लोग डिसाइड करेंगे, और फिर वो लोग आपके मतलब आपका केस देखेंगे, ये ना वो फलाना ठिकाना। और मैं इन सब चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था। मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी में बात की। उन्होंने बोला कि पहले सामने वाली पार्टी का कुछ आपके पास लेटर या मेल आएगा, उसके बाद ही हम स्टेप कुछ लेंगे। मैंने बोला ठीक है। सो 1 दिन 2 दिन 1 वीक 2 वीक तक मैंने वेट किया, कुछ नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको मतलब वो लोग मुझे भूल गए हैं, या फिर कुछ होगा ही नहीं। तो फिर मैं धीरे 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 नॉर्मल हो गया। बट दोबारा दूसरी कार खरीदना और ड्राइविंग करने की मतलब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मतलब मैं अंदर से मेरा कॉन्फिडेंस और मेरे स्किल्स बोलो या फिर मैं बोलूँ, मैं बुरी तरह से टूट चुका था। और बिल्कुल डर डर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बैठता था, ट्रेन में भी बैठता था, या फिर किसी से कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो वो भी मेरे अंदर से आवाज़ नहीं निकलती थी। इतना मतलब मैं ऐसा हो गया था पूरे 1 डेढ़ महीने तक। और उसके बीच में ही मैंने अपनी क्लीनिंग की जॉब भी छोड़ दी, और सिर्फ मैं फैक्ट्री की जॉब कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे आने जाने के लिए ट्रेन थी। लेकिन वो भी कुछ लंबा स्टोरी है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में पहले ये कवर करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये गलती की, और फिर इससे मैं बाहर कैसे निकला। ऐसे होते होते 45 डेज निकल गए। 2 महीने के बाद मुझे यहाँ पे 3 लेटर मिले। अब तीनों लेटर एक ही कंपनी के थे, और वो कंपनी थी NRMA, NRMA मीन्स यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसका था। तो जो 3 गाड़ियाँ थी, जिसने मुझे ठोका और मेरी गाड़ी ने 2 और गाड़ियों को ठोका, मतलब 3 गाड़ियों ने मेरे ऊपर क्लेम किया कि मेरे कारण उनका ये नुकसान हुआ है, तो मुझे भरना है। मैं तीनों एनवलप लेकर अपने इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचा। फिर उन्होंने पूरी स्टोरी समझी, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपना लाइसेंस दो, अपना पासपोर्ट दो, अपना रेजो नंबर की डिटेल दो, जो कि उनके पास था। फिर उन्होंने मुझसे मांगा, मैंने ठीक है ले लो। और फिर उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि आप बहुत लकी इंसान हो कि आपका इंश्योरेंस
3 दिन पहले आपने लिया था और 3 दिन के बाद आपका एक्सीडेंट हुआ, अगर ये 24 आवर्स और 48 आवर्स के अंदर होता तो शायद ही कंपनी क्लेम बिल्कुल एक्सेप्ट या क्लेम के लिए कंपनी आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं करती। तो जब उसने ऐसा बोला ना कि आप लकी हो कि आपका 3 दिन पहले आपने इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो थोड़ा जान में जान आई कि शायद यहाँ से कुछ हेल्प मिलेगा। फिर उसने अपनी हायर अथॉरिटी को कॉल किया। फिर जो मैंने उस लेडीज़ को समझाया था, उस लेडीज़ ने मेरे बिहाफ से अपने सीनियर को सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। बीच बीच में वो मुझसे हर चीज़ पूछती रही कि टाइम क्या था, कौन से रूट पे थे, फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट, गिव वे था, स्टॉप था, मीन्स जो भी यहाँ के रूल्स थे उसके हिसाब से मैंने उसको पूरा बताया। ये पूरी कन्वर्जेशन कुछ 45 मिनट तो चली। मतलब मैंने अपनी चीज़ें उसको आधे घंटे में समझाई, उसने वो चीज़ अपने सीनियर को 45 मिनट में समझाई। मतलब डेढ़ 2 घंटे मैं उसके ऑफिस में था। उसके बाद उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, बोला कि ये नंबर आप तीनों लोगों के फ़ोन पर सेंड कर दो और बोल दो कि ये है आपका यूनिकोड जो कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए सेंड किया है, दिया है। मैंने बोला कि लेकिन वहाँ तो गाड़ियाँ 3 थी, बट मुझे कोड एक ही मिला है। उन्होंने बोला कि एक ही कोड ये तीनों गाड़ियों के लिए चलेगा। कि मैंने उनके नंबर पे एसएमएस सेंड कर दिया कि ये आपका यूनिकोड जो इंश्योरेंस क्लेम का ने मुझे दिया है और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और सही बताऊं तो वो मैसेज भेजने के बाद 2.5 साल से ऊपर हो गए, उनका एक भी रिप्लाई नहीं आया कि उनको मैसेज मिला है या फिर उनके जो भी कार का नुकसान हुआ था वो मरम्मत हुई है, नहीं हुई है, वगैरह वगैरह। मतलब कि मैं वहाँ पे गया, 2 घंटे मैंने अपनी चीज़ें बताई, समझा, एक्सप्लेन किया, उन्होंने पूरी प्रोसेस की और उन्होंने कोड दिया। वो कोड मैंने उनको एसएमएस में सेंड कर दिया। उसके बाद मैं आ गया घर पे। उसके बाद से लेकर अभी तक कुछ भी मतलब ऑफिशियल या अनऑफिशियल ना मेरे पास मेल आया, ना कॉल आया, ना ही कोई इंक्वायरी हुई। तो ये सिस्टम देखकर तो मैं बिल्कुल चौंक गया कि अगर मैंने इंश्योरेंस, अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी अगर नहीं ली होती तो मैं तो पूरा बिक जाता। पता नहीं बॉडी पार्ट में से क्या क्या मुझे बेचना पड़ता, या फिर मैं अगर इंडिया उस टाइम पे वापस चला जाता तो फिर वापस तो मैं नहीं आता यहाँ पे, ये तो गारंटी थी। सो इस तरीके से मेरा पूरा क्लेम सॉर्ट आउट हुआ। अब थी मेरी गाड़ी की स्टोरी कि अब गाड़ी तो ठुक गई, अब वो तो चलने वाली नहीं रही, तो अब क्या करूं। तो मैंने जिस फ्रेंड के जॉब प्लेस पे वो जो गाड़ी पार्क की थी, वहाँ पे उसके ऑनर ने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये गाड़ी मेरे फ्रेंड की है जो कि ठुक गई है, तो यहाँ पे पार्क की हुई है। तो उसने बोला कि ठीक है, वो ऑनर भी इंडियन था। तो बोला ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन तक यहाँ पे पार्क मत रखो, क्योंकि गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ है वो दिख रही है कि एक्सीडेंट वाली गाड़ी है, और यहाँ पे ज़्यादा दिन रखोगे तो फिर कोई ना कोई पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, फिर वो आके इंक्वायरी वगैरह करेगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो मैं जाके वहाँ से हटाता हूँ। अब हटाऊँ कैसे? अब क्रेन वालों को बोलो तो वो क्रेन वाले तो 200, 250, $300 मांगते थे। उतना तो अपनी अपनी औकात ही नहीं थी उस टाइम पे। फिर एक पर्सन थे, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि अंदर में एक स्पेयर टायर होता है, वो टायर लो और जो टायर का मीन्स जो टायर फ्लैट हो गई है उसको चेंज कर दो। मीन्स मुझे कार के बारे में इतनी भी नॉलेज नहीं थी, फिर भी मैं इतनी बड़ी कंट्री में कार लेकर चला रहा था। तो आप समझ सकते हो कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। तो मैंने वो टायर को चेंज किया। उसके बाद मैं एक गैराज में गया, तो वहाँ बोलते हैं कि आपके पास कौन सा इंश्योरेंस है। तो मैंने बोला थर्ड पार्टी। तो वो बोलते हैं कि आपकी गाड़ी की ये क्या बोलते हैं, वैल्यू कितनी है, मतलब आपने कितने में खरीदा था। मैंने बोला था कि 1850 में। बोलते हैं कि इसमें खर्चा ही होगा आपका $3 से $4 तो आप इसको रिपेयर मत करो, आप इसको किसी भी कबाड़ी में दे दो। मैंने बोला कि अब यार ये क्या हो गया, इतनी छोटी सी चीज़ है, ये दबा हुआ है, इसको उठा दो, और जो टायर का रिम जो खराब हो गया उसको दूसरी चेंज कर दो। तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। मैंने ठीक है। फिर एक जगह गया, 2 जगह गया, 3 जगह गया। फिर एक इंडियन एक अंकल थे, उनका गैराज था, वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, कबाड़ी वाले होते हैं जिनको बोलते हैं ब्रेकर्स, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपकी गाड़ी के रिलेटेड जो भी आपको दिख रहा है वो सारी चीज़ें आप उनको बोलो, वो आपको देंगे। तो मैं वही अपनी कार जो कि मैंने एक स्पेयर टायर से चेंज करके चला रहा था, उसी गाड़ी को ऐसे ऐसे करते करते मैं वहाँ तक जाता था, वहाँ से सामान लाता था और इनको जाके वो देता था, फिर वो इसमें सेट करते थे। तो कुछ टाइम के बाद गाड़ी मतलब दिखने में सही हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको इसकी अलाइनमेंट करवानी पड़ेगी, तो एक उनका फ्रेंड है, वहाँ पे जाओ, वो कर देंगे और थोड़ा पैसे भी सस्ते लेंगे, क्योंकि आप नए हो और अपने इंडियन हो, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं गया वहाँ पे। उन्होंने बोला कि आज तक की ऐसी अलाइनमेंट उन्होंने पूरी ज़िंदगी में नहीं की है, क्योंकि मतलब पूरी बिगड़ गई थी अलाइनमेंट। फिर भी कार चलती थी, लेकिन ऐसे ऐसे सेक होकर चलती थी, और मैं 40-45 के ऊपर चलाता ही नहीं था। और उन्होंने अलाइनमेंट तो कर दी, मैंने पेमेंट भी कर दी, और उसके बाद आना था मुझे अपने घर पे। अब घर पे आने के लिए बीच में आता है मोटरवे। मोटरवे मतलब यहाँ पे हाईवे, और हाईवे पे आप 90 और 120 के नीचे आप को अलाउ ही नहीं है। मैंने उनको बोला कि अगर गाड़ी अच्छी तरह से नहीं चलेगी और मुझे मोटरवे से अपने घर पे जाना है तो मैं करूँगा क्या। उन्होंने बोला कि एक हजार लाइट का बटन होता है, वो आप बटन प्रेस करोगे तो आपको आपको क्या आप मीन्स आपके आजू बाजू वालों को पता चलेगा गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, तो हॉर्न वगैरह कुछ नहीं देंगे और आपको जाने देंगे। तो मैंने ठीक है। मैंने
हजार चालू किया और सीधा मोटरवे पे आ गया। मोटरवे पे 90 की स्पीड नॉर्मल होती है, वहाँ पे लिखा होता है भी। अब मैं 40 तक चलाता था, जैसे ही 60 की स्पीड पे आया वैसे ही गाड़ी पूरी सैक होने लगी। मतलब हैंडल जो है वो हैंडल ऐसे ऐसे होने लगा, गाड़ी ऐसे आती ऐसे 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 चल रही थी सीधे सीधे। तो मैंने स्पीड स्लो की 40। उसके बाद फिर 60 पे आया, 60 के ऊपर जैसे गया 65, दोबारा से वही प्रॉब्लम, दोबारा से वही प्रॉब्लम। उसके बाद तो मैं परेशान हो गया, कैसे भी घीस तीर तक अपने घर तक लाया। लाने के बाद मैंने उनको कॉल किया कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बोला कि आपको पूरा रिम चेंज करना पड़ेगा और रिम चेंज करने में आपका कितना खर्चा होगा। मैंने बोला यार, अभी तक जितने भी मैंने खर्चे किए हैं वो सब अगर बचाता तो एक उसी प्राइस में दूसरी कार भी आ जाती। मैंने बोला कि अब इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना इसके पीछे, इसको जाके सीधा जहाँ पे भी इसकी पार्किंग प्लेस है वहाँ पे जाके मैं इसको रख देता हूँ। फिर वो गाड़ी वैसे ही मैंने वहाँ पे छोड़ दी। उसके बाद भी अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। उसके बाद मैं जिस अंकल आंटी के साथ रहता था, वो अंकल आंटी को जाना था 2 महीने के लिए इंडिया में। अब वहाँ पे स्टोरी ऐसी हुई कि उनकी गाड़ी को वहाँ पे पार्क करनी थी जहाँ पे मेरी पहली गाड़ी 1 महीने से पड़ी हुई थी। तो उन्होंने बोला था या तो इसको बेच दो या तो इसको बाहर खड़ी कर दो, तो हम अपनी गाड़ी अंदर में पार्क कर देंगे, क्योंकि हमें जाना है इंडिया 2 महीने के लिए। मैंने ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे इंटरनेट पर सर्च किया कि यहाँ पे ओल्ड कार कौन खरीदता है वगैरह वगैरह। तो एक जगह पे एक साइट मिली, वहाँ पे मैंने वो गाड़ी के बारे में बताया कि क्या मॉडल है, कौन सा ईयर है और क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने बोला कि हम आपको $350 देंगे। मैंने बोला चलो $350 दे दे, जितना मैं एक वीक में कैसे कैसे कमा पाता था उस टाइम पे। मैंने ठीक है चलेगा। तो वो आया, मुझे $350 दिए और वो गाड़ी को अपने क्रेन में लोड करके आराम से ले गया। जब वो गाड़ी को क्रेन में लोड करके लेके जा रहा था तो मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी यार, इतनी मेहनत से मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, इसके कारण मुझे अच्छी जॉब भी मिली थी, बट ये जा रही है और इतना नुकसान भी हो गया। अब आगे क्या करूं? और एक तो कॉन्फिडेंस भी मेरा पूरा चला गया कि अब गाड़ी तो मैं ज़िंदगी में नहीं चला पाऊंगा वगैरह वगैरह। फिर भी वो गाड़ी से मैंने छुटकारा लिया, इंश्योरेंस का क्लेम भी हो गया। अब ना गाड़ी का कुछ है मेरे ऊपर, ना ही कोई इंश्योरेंस का है। तो फिर अब दोबारा जीरो से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद से मैंने फिर कोई गाड़ी नहीं खरीदी, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फिर कभी उबर, कभी ओला, कभी डीडी और अपना इलेक्ट्रिक साइकिल, उसी से मैंने काम चलाया। ये पूरी कहानी अभी तक मैंने अपने घर वालों को भी बिल्कुल नहीं बताई है, और यहाँ वालों में से जो मेरे बहुत क्लोज में हैं उनको ही ये चीज़ पता है, वरना अभी तक तो मैंने अपने ऑफिस वालों को भी नहीं बताया कि मेरी गाड़ी भी थी और मेरी गाड़ी भी ठुक गई थी। लेकिन एक चीज़ है कि मुझे यहाँ पे इंजीनियरिंग जॉब नहीं मिलती अगर मेरी गाड़ी नहीं ठुकती। क्यों? क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से क्लीनिंग की जॉब भी करता था, अपनी फैक्ट्री की जॉब भी करता था और बाकी सब और भी 3-4 जॉब बीच में भी स्टार्ट किए थे। लेकिन जब गाड़ी ठुकी तो बहुत सारी जॉब भी गई और फिर दोबारा जॉब लेना, और फिर बाद में मैंने और कहीं पे अप्लाई नहीं किया, सिर्फ अपना फैक्ट्री जॉब ही की। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी की लाइसेंस ली और फिर उसके बाद साइकिल पे उबर करता था। लेकिन इन सब से मैं बिल्कुल परेशान हो गया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, कि ये सब करते करते 1 साल हो गए थे मेरे, मतलब 1 साल कंप्लीट होने वाले थे। फिर सोचा कि कुछ तो कुछ अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब ये इस सब में से मतलब मैं पूरा फंस गया था और इन सब से मैं बाहर आना चाहता था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो मैंने धीरे धीरे अप्लाई किया, एक रिज्यूम चेंज की, 2 रिज्यूम पैटर्न चेंज किया, 3 रिज्यूम पैटर्न चेंज किया। एक जगह से कॉल आया, 2 जगह से कॉल आया, तीसरी जगह से कॉल आया, चौथी जगह से कॉल आया। लेकिन हर जगह पे प्रॉब्लम होती, एक तो मेरा वीजा कंडीशन, दूसरा मेरे पास कार्ड नहीं था। सो ऐसे करते करते मैंने 1-2-3 महीने के बाद मुझे इंजीनियरिंग की जॉब मिली। और वो भी कहाँ मिली? जहाँ मैं रहता था, सिटी से बिल्कुल पास। अराउंड मैं अपने घर से निकलता था, पैदल चलते हुए सिटी पहुंच जाता था, इतने पास रहता था, कुछ 1-1.5 किलोमीटर में ही। और मेरी सिटी में ही जॉब मिली मुझे इंजीनियरिंग की। सो अगर कार होती तो मैं और ही दूसरे दूसरे टाइप की जॉब करता रहता, कभी भी मैं अपनी इंजीनियरिंग जॉब के लिए बिल्कुल ट्राई नहीं करता। अब कार गई, अब मेरे ऊपर लोड आया, स्ट्रगल स्टार्ट हुई, काम भी ज़्यादा करता था, पैसे भी उतने नहीं बनते थे। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब के बारे में सर्च किया, अप्लाई किया, कुछ रिजेक्ट हुआ, कुछ में सेलेक्ट हुआ, फिर जाकर लास्टली मुझे अपनी इंजीनियरिंग की जॉब मिल गई। सो वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा ही करता है, भले वो उसे करने के तरीके कुछ अलग अलग होते हैं। सो मैं अभी यही मानता हूँ कि अगर उस टाइम पे मेरी कार नहीं ठुकती तो मुझे अभी इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिलती। तो एक टाइप से अच्छा ही हुआ जो ऊपर वाले ने अच्छा सोचा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बेस पर कुछ और वीडियो लेकर आऊँगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।